हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस कर रहे होंगे। उससे पहले एक डिस्क्लेमर कि इसका कंटेंट आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को रिव्यू करने के बाद बनाया गया है और इसमें अपना रिसर्च वर्क भी ऐड किया गया है। ये आज के हमारे लेक्चर का कंटेंट है। इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं। जी, तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी है क्या? फ़र्ज़ करें हमारी कोई फैक्ट्री है जो कोई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है? कोई गाड़ियाँ कह लें या कोई भी टेंजिबल आइटम्स, ठीक है, वो प्रोड्यूस करती है। या फिर आप ये भी फ़र्ज़ कर सकते हैं कि हम किसी सर्विसेज इंडस्ट्री से हैं। कोई हॉस्पिटल है हमारा जहाँ पर कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट्स को सर्व करते हैं, या कोई बैंक है जो कि ओवरऑल कस्टमर्स की हेल्प या फैसिलिटेशन या सपोर्ट करते हैं। तो ख्वाह मेरा ताल्लुक किसी प्रोडक्ट्स बनाने की इंडस्ट्री से हो या सर्विसेज की इंडस्ट्री से हो, ठीक है, मुझे ये कैसे पता लगेगा कि मेरी कारकर्दगी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है? ठीक है, तो ये जो प्रोडक्टिविटी है ये एक सर्टेन फार्मूला के ज़रिए मुझे बताती है कि मेरी कारकर्दगी या परफॉर्मेंस कैसे जा रही है। ठीक है, तो ये मकसद होता है प्रोडक्टिविटी का। अब ये निकलती कैसे है? ये एक फॉर्मूला है इसका, ठीक है, जिसको हम आगे एग्जांपल के साथ देखेंगे। उसके अगेंस्ट आपके पास एक नंबर आ जाता है, ठीक है। वो नंबर अगर अकेला हो तो वो आपको कोई स्टोरी नहीं बता सकता कि आपकी परफॉर्मेंस या कारकर्दगी कैसे जा रही है। लेकिन उस नंबर को अगर आप कुछ माह पुरानी कारकर्दगी के साथ कंपेयर कर रहे हो, या आपकी कोई और फैक्ट्री हो उसके साथ कंपेयर कर रहे हो, या अपनी कंपटीशन के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो आप कोई ना कोई उससे सेंस बना सकते हैं। ठीक है, अब वो जो नंबर आता है जो भी प्रोडक्टिविटी का, वो अगर ज़ीरो के करीब हो तो हम कहते हैं कि ये प्रोडक्टिविटी जो है वो लो है, कम है। ज़ीरो से जितना आगे होगा हम कहेंगे प्रोडक्टिविटी जो है वो हाई है। ठीक है, या फिर आप कह लें कि अगर वो नंबर आपका नेगेटिव में आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप पैसे ज़्यादा खर्च रहे हैं, ठीक है, और मुनाफा कम कमा रहे हैं। ठीक हो गया? इसको ज़रा डिटेल से देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये आपके सामने एक एग्जांपल आ रही है। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि 2010 में हमारी एक फैक्ट्री थी जो कि घड़ियां बनाती थी। ठीक है, अब उसी फैक्ट्री में 2010 में हमने अपनी लेबर मटेरियल जो भी लगना था उसमें इस्तेमाल होना था इस घड़ियों की पैदावार में, हमने सारा यूज़ किया। और हमने ओवरऑल एक तादाद बनाई घड़ियों की, और उसकी कीमत जो है बनाने में, जो हमें ओवरऑल पैसे जो खर्च हुए 2010 में घड़ियां बनाने में, वो तकरीबन कोई 1 लाख रुपए खर्च हुए। ठीक है, तो 1 लाख रुपए हमें खर्च हुए। ये हमारा आप कह लें कि एक सॉर्ट ऑफ इनपुट हो गया जो कि घड़ियां बनाने में लगा। ठीक है, फिर उन घड़ियों को जिनको हमने 1 लाख रुपए में बनाया था उनको हमने मार्केट में 1.5 लाख रुपए का बेच दिया। ठीक है, ये अब हमारा आउटपुट है। ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। अब प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला ये है कि आपने जो भी आपका आउटपुट आया है, ठीक है, जो हमारा ये है, ठीक है, 1,50,000, और उसको आपने इनपुट पे डिवाइड कर लेना जो कि आपका 1 लाख था। तो 1 लाख रुपए घड़ियों को बनाने में लगे थे और 1.5 लाख रुपए के हमने वो बेच दिए, तो 50,000 रुपये का मुनाफा हुआ। लेकिन जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ आउटपुट को इनपुट पे, तो मेरे पास ये एक नंबर आ जाता है। अब ये वही नंबर है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ठीक है, तो ऑल्दो कि ये पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी प्रोडक्टिविटी, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर रही है। तो लेकिन ये नंबर अभी भी कोई कोई सेंस नहीं बना रहा। ठीक है, मैं अगर ये देखना चाह रहा हूँ कि कुछ साल फॉरवर्ड चला जाता हूँ, ठीक है, कि 2014 अब आ चुका है, मैं वही काम कर रहा हूँ घड़ियाँ बनाने का। मैंने अगेन उसी फैक्ट्री में उसी तरह के लेबर को यूज़ करते हुए इस बार जो है वो घड़ियाँ जो बनाई उस पर मेरा 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ। ठीक है, ये क्या है? इनपुट है। ठीक है, और वो जो 2 लाख रुपए की घड़ियाँ मैंने प्रोड्यूस की उनको फिर मैंने मार्केट में 5 लाख रुपए का बेचा। ये मेरा आउटपुट आ गया। उसी फार्मूला को यूज़ करते हुए अब 2014 में जब मैं आउटपुट को इनपुट पे डिवाइड करूंगा, ये फार्मूला जो है अगेन प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस केस में मेरे पास अब जो नंबर आया रहा नया वो है 2.5। आप देख रहे हैं कि अगर मैं कंपेयर करूं 2010 को तो 1.5 था, 1.5 था, और 2014 में अब 2.5 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्टिविटी मेरी इंप्रूव हुई है। ठीक है, क्योंकि नंबर इस बार बड़ा है एज़ कम्पेयर टू वो जो प्रीवियस नंबर था। मैंने एग्जैक्ट निकालना है कि कितने परसेंट इंप्रूव किया है, तो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि तकरीबन 67% जो है ना, मैं ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका हूँ अपनी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को। अब ये 67% जो है ये नंबर कैसे आया?
अदरवाइज तो आप कहेंगे जी कि 1.5 था 2010 में, 2.5 हुआ 2014 में, तो 67% मोर प्रोडक्टिव में कैसा हुआ? तो एक फार्मूला है जो कि परसेंटेज चेंज के लिए यूज़ होता है। ये मैं आपको यहीं पर अभी बता रहा हूँ, आपके तकरीबन कोई 5-6 ओवरऑल एक्सरसाइजेस थी जो कि परसेंटेज चेंज के सिंपल फार्मूला पर डिपेंडेंट है। तो वो भी अगर हम यहीं पर समझ लेते हैं तो आगे आपके कम से कम 2-3 लेक्चर जो है वो इसी में कवर हो जाएंगे। तो अब इसी को देख लेते हैं। एक नंबर था हमारे पास ये और दूसरा नंबर था ये। अच्छा, अब इन दो नंबर्स में इनके हम थोड़े नाम रख लेते हैं। 2014 क्योंकि ज़रा लेटेस्ट ईयर है, ठीक है, ये पुराना ईयर है, तो जो लेटेस्ट नंबर आता है हमारे पास लेटेस्ट ईयर का, ठीक है, उसको हम लेटेस्ट नंबर कह लेते हैं या न्यू नंबर कह लेते हैं, ठीक है। और जो पुराने साल का जो नंबर आया था उसको हम ओल्ड नंबर कह देते हैं, ठीक है। मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि 67% मोर प्रोडक्टिविटी कैसे आई। तो मैंने क्या किया कि एक फार्मूला है जिसमें लेटेस्ट नंबर को माइनस करते हैं ओल्ड नंबर से और फिर उसको डिवाइड कर लेते हैं ओल्ड नंबर पर, ठीक है। उसके बाद आपके पास इस फार्मूला से एक नंबर निकल आता है जिसको हम फाइनल नंबर कहते हैं। उसको आप 100 या 100% से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास यही परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ। लेटेस्ट नंबर कौन सा था लेटेस्ट ईयर का? 2014, 2010 में से लेटेस्ट ईयर कौन सा है? 14, ठीक है। तो 2.5 मैंने यहाँ से पिक किया, ये लेटेस्ट नंबर हो गया। ओल्ड नंबर फॉर्मूला का क्या है? 1.5 यहाँ से पिक किया और दोबारा 1.5 पे इसको डिवाइड भी किया, ठीक है। तो इसको करने से मेरे पास जो इस फॉर्मूले का जो नंबर आया वो आया 0.67, ठीक है। जो भी नंबर आएगा उसको आप 100% या 100 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा। ये नंबर जो है आपकी ओवरऑल परसेंटेज चेंज ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये फॉर्मूला इवन कोई भी नंबर हो, आपके किसी साल में एक नंबर आया, अब उसके बाद उसको कंपेयर करना है कि किसी और साल में क्या नंबर आया, तो आप इसी फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रोडक्टिविटी को हम 3 डिफरेंट तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपकी मर्ज़ी कि आप किस मेथड से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, लेकिन तीनों को एक बार समझ लेते हैं। एक है पार्शियल प्रोडक्टिविटी, दूसरा है मल्टी फैक्टर, तीसरा है टोटल प्रोडक्टिविटी। इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखी और जो ज़्यादातर कंपनीज प्रेफर करती हैं वो टोटल प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है। उसमें होता ये है कि आपका जो आउटपुट है, जो टोटल आउटपुट आपका आया, वो पैसों की फॉर्म में है या किसी और फॉर्म में है, तो वो आपने सब का सब ले लेना है, ठीक है। और इसके बाद जो आपके जितने भी इनपुट्स लगे, हमारी पिछली एग्जांपल में घड़ी था प्रोडक्शन के केस में, या इवन अगर सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप ले लें कोई एग्जांपल हॉस्पिटल की, तो उसके अगेंस्ट भी जितने भी आपकी ओवरऑल इनपुट्स लगे आपके पेशेंट्स को सर्व करने में, वो तमाम के तमाम अपने ऐड कर लेना है। मैं प्रोडक्शन की एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर आपने घड़ी ही पिछले एग्जांपल में बनाई, तो उसमें जितने भी इनपुट्स है, जितने भी फैक्टर्स है, उसमें अगर लेबर आपकी लगी, मजदूर लगे, तो उसके खर्चा जितना है वो मैंने शामिल किया। मटेरियल जितना इस्तेमाल हुए, स्टील, रबर, आयरन, पेपर, यू नेम इट, जो भी इस्तेमाल हुआ उसके against जो भी खर्चा है वो तमाम के तमाम फैक्टर्स या इनपुट्स मैंने शामिल किए। उसके अलावा एनर्जी जो लगी, एनर्जी का वर्ड जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी कंपनी अगर फैक्ट्री के अंदर कुछ प्रोड्यूस कर रही है तो ऑब्वियसली कोई एनर्जी यूटिलाइज कर रही है। एनर्जी हो सकती है बिजली के फॉर्म में या गैस की फॉर्म में। बिजली और गैस के अगेंस्ट आपको पता है कि आपका मीटर कुछ यूनिट्स चार्ज करता है और उन यूनिट्स पर आपको पैसे चार्ज होते हैं। तो उसकी कॉस्ट जितनी लगी, ठीक है, वो मैंने तमाम के तमाम शामिल की। या और कोई इनपुट था, जितने भी थे इनपुट जो कि इन घड़ियों की पैदावार में मेरा खर्चा आया, वो तमाम के तमाम इनपुट्स मैंने शामिल किए। तो वो शामिल करने के बाद उनको जब मैंने आउटपुट के अगेंस्ट उसकी रेशो ओवरऑल ली, तो मेरे पास एक नंबर आया। उस नंबर को जो है प्रोडक्टिविटी कहते हैं, और इस तरीके से कैलकुलेशन पर जो मैकेनिज्म है उसको टोटल प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। अब कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि यार हमने पार्शियल प्रोडक्टिविटी निकालनी है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरी ओवरऑल एनर्जी के अगेंस्ट, एक ही फैक्टर के अगेंस्ट या लेबर के अगेंस्ट या मटेरियल के अगेंस्ट, किसी एक फैक्टर के अगेंस्ट मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ कि मेरी प्रोडक्टिविटी क्या चल रही है। ऑब्वियसली उनका मतलब यही होता है कि वो देखना चाह रहे होते हैं कि अगर इस साल में उनकी मज़दूरों की अगेंस्ट जो आउटपुट निकली, प्रोडक्टिविटी निकली, वो पिछले साल के मुकाबले में उन लेबर की प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या थी। किसी एक फैक्टर को लेकर वो एम्फोसाइज करना चाह रहे होते हैं। शायद उनको पता होता है कि किसी एक जगह में शायद कोई मसला आ रहा है, या ओवरऑल कहीं फोकस करना वो चाह रहे हैं, तो वो किसी एक फैक्टर को लेके उसके अगेंस्ट आउटपुट को कैलकुलेट करते हैं। तो जब एक फैक्टर को लिया जाता है तो वो पार्शियल प्रोडक्टिविटी
के ज़रिए हम कैलकुलेट करते हैं और उसको पार्शियल प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। देन देयर इज़ मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो इसका नाम ही बता रहा है कि मल्टी मतलब ये है कि इसमें आप मल्टीपल फैक्टर्स को लेते हैं। वो दो हो सकते हैं, वो तीन हो सकते हैं, वो सारे के सारे नहीं होते, लेकिन ये कि कॉम्बिनेशन होता है दो या तीन का या चार का। तो उनके अगेंस्ट जो है आप कैलकुलेशन करते हैं और उसका जो रिज़ल्ट आता है वो आपके मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो तमाम इनपुट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इनपुट्स, मल्टीपल हो गया, और एक इनपुट या एक फैक्टर। ठीक है, इन सबको अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं आउटपुट के अगेंस्ट, तो हमारे पास ये तीन डिफरेंट तरीक़ों के ज़रिए जो है वो प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं। आगे हमारे पास आउटपुट और इनपुट की कुछ डेफिनेशंस है जो कि ऑलरेडी मैं आपके साथ वर्बली डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। इनकेस आपको कुछ पॉइंट्स पिक करने हैं, कीवर्ड्स पिक करने हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास परसेंटेज चेंज का एक फॉर्मूला है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और पहले डिस्कस करने का मकसद ये था कि आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स आपके हैंडआउट्स में, ये आपके आगे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी गिवन है और इसी फार्मूला से ये सारी की सारी कैलकुलेट हुई हुई है, और आपको कुछ के अगेंस्ट कहा हुआ है कि आप कैलकुलेट करें। ठीक है, अब इसमें से एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं। अगेन हमारे पास एक पुरानी वैल्यू और एक नई वैल्यू गिवन है, और उसके अगेंस्ट उन्होंने पहले से ही एक परसेंटेज चेंज जो है की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब आप सोच रहे होंगे ये किस तरह से कैलकुलेट हुई। तो अगर आपको नहीं पता तो या तो हमारी पुरानी एग्जांपल लिख लें जो कि इससे कुछ देर पहले मैंने आपको बताई है, फिर आपको एक बार दोबारा कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो 2003-4 जो है वो नया साल है, या 4-5 जो है वो नया साल है। ठीक है, तो 4-5 ऑब्वियसली लेटेस्ट ईयर ये है, तो इसके अगेंस्ट जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास न्यू वैल्यू या लेटेस्ट वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, जो पुरानी वैल्यू है वो ये होगी, तो वो यहाँ पर और यहाँ पर फॉर्मूला में आ रही है। ठीक है, आप एक बार देख लेते हैं कि इन्हीं नंबर्स के अगेंस्ट ये वैल्यू एक्चुअली कैलकुलेट कैसे होती है। एक बार सामने आपको डिस्प्ले भी करा देता हूँ मैं। एक्सेल में जाके देखते हैं, ये उन्हीं वैल्यूज़ को मैंने लिखा हुआ है। फार्मूला क्या था? फार्मूला ये था कि आपके पास जो नई वैल्यू आई है उसको पहले ओल्ड वैल्यू से माइनस कर लेना है, और फिर उसको दोबारा ओल्ड वैल्यू से डिवाइड कर लेना है। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इस वैल्यू को मैंने क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर लेना है 100 के साथ। ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू आई? 6.77। अब हमारी प्रेजेंटेशन स्लाइड में अगर आप देख रहे हो तो 6.77 ही वैल्यू थी जो कि डिस्प्ले हो रही थी। इसी तरीके से ये भी कैलकुलेट हुई है, ये भी कैलकुलेट हुई है, इसके बाद वाली वैल्यूज़ भी जो है वो ऐसे ही कैलकुलेट हुई हैं। और अगर आपके पास एग्जाम में ऐसे कोई सवाल है तो इसी फार्मूला के ज़रिए जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन वो बता रहे हैं कि अगर आपके पास रिजल्ट जो है उसकी वैल्यू जो है वो अगर पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास परसेंटेज चेंज का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो इंक्रीजिंग है। अगर नेगेटिव आती है तो इसका मतलब ये है कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन के लिए एक एग्जांपल मेंशन थी हमारे हैंडआउट्स में। उसमें सिर्फ एक मिस्टेक थी कि यहाँ की जो वैल्यू है वो हैंडआउट्स में 10 लिखी हुई है, जबकि इन एक्चुअल वो 100 है। ठीक है, तो इवन जब यहाँ पे सॉल्व किया तो 100 ही लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर गलती से उन्होंने 10 लिख दी है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी था क्या। उसमें हमने डिस्कस किया था कि मल्टीपल फैक्टर्स मैंशनड होते हैं। ये फैक्टर जो है मल्टीपल हैं जो कि इनपुट के लिए मैंशनड है। मज़दूरों की कॉस्ट होगी, जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ, और उसके अलावा बाकी जो खर्चे हुए उसको एज एन इनपुट लिया गया। आउटपुट क्या? आउटपुट यहाँ पर ये मेंशन्ड है कि एक फैक्ट्री है, फ़र्ज़ करें वो कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है। वो फुटबॉल हो सकते हैं, गाड़ियाँ हो सकती हैं, कुछ भी कह लें आप। वो 7,500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो यूनिट्स प्रोड्यूस करने के बाद उनको तकरीबन 100 रुपये यूनिट का, ठीक है, 100 रुपये यूनिट का वो बेच रहे हैं। तो हमारे पास पहले क्या हमने कैलकुलेट करना, हम आउटपुट ले लेते हैं। आउटपुट हमारे पास आ गया 7,500 यूनिट्स इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा तकरीबन 7,50,000 रुपए का। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इतने अमाउंट की वो गुड्स जो हैं वो, या वो यूनिट्स जो हैं वो इसकी सेल हुई। फिर उसके बाद हमारे पास है कि इनपुट से इनको डिवाइड करना। अब इनपुट क्या, हमारे पास तीन इनपुट्स मेंशन्ड है हमारे पास। एक हमारे पास लेबर, मजदूरों की कॉस्ट जो है वो 10,000 रुपये बन रही है। फिर जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ उसमें वो 5,000 रुपये का इस्तेमाल हुआ, और उसके अलावा बाकी खर्चात जो है वो 20,000 रुपये का है। तो ये तीनों अगेन लेके इनको आपस में सम कर लिया, वो 35,000 बने। तो वो जो हमारे पास आउटपुट आया था ऊपर, जो कि 7,500 यूनिट्स को हमने 100 यूनिट से मल्टीप्लाई किया था, तो इसको आपस में डिवाइड किया। डिवाइड करने पर हमारे पास ये आ गई वैल्यू। तो अगेन सिंपल वर्ड्स में आउटपुट को इनपुट पे ही डिवाइड किया गया, और उसके अगेंस्ट आपके पास ये एक वैल्यू आ रही है। तो अगर आपके पास एग्जाम पे ऐसा क्वेश्चन है तो आप आसानी उसको हल कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट में हमारे पास पार्शियल प्रोडक्टिविटी मेजर को थोड़ा और डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। इससे पहले अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था पार्शियल प्रोडक्टिविटी मेजर को, मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजर को, और इसके अलावा टोटल प्रोडक्टिविटी मेजर को। तो इसमें सिर्फ पार्शियल प्रोडक्टिविटी मेजर को थोड़ा और डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि आउटपुट को इनपुट पे डिवाइड किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पार्शियल प्रोडक्टिविटी में सिंगल जो है वो फैक्टर को या इनपुट को लिया जाता है। सिंगल फैक्टर से मुराद मेरी ये है कि या तो लेबर को लिया जाएगा, या मशीन को, या कैपिटल को, या एनर्जी को, या कोई और, लेकिन फैक्टर जो है वो एक ही यूज़ होगा एज एन इनपुट। ठीक है। तो इसमें ये एक्सप्लेन किया गया हुआ है कि अगर फॉर इंस्टेंस आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं लेबर की प्रोडक्टिविटी, ठीक है, तो उसको आप किन और तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो उसके भी डिफरेंट तरीक़ेकार हैं। आप बीइंग एन ऑपरेशंस मैनेजर चाह रहे हैं कि आप घंटों के हिसाब से लेबर की प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि एक दिन में 12 से 1, या 1 से 2, या 2 से 3, 3 से 4 आवरली अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं प्रोडक्टिविटी, तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अगर चाह रहे हैं कि शिफ्ट के हिसाब से हो, अक्सर शिफ्ट जो है फ़र्ज़ करें अगर किसी की शिफ्ट है 9 से 6 तक, और फिर अगली शिफ्ट है 6 से आगे 1 तक, या फिर 1 से सुबह 9 तक, शिफ्टों में काम होता है, तो शिफ्ट वाइज भी प्रोडक्टिविटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। या वैल्यू एडिशन की भी आप पर आवर जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन ऐसे ही, फ़र्ज़ करें आपने एज अ प्रोडक्शन में आपने गंदम को जो है वो प्रोड्यूस करना है, तो गंदम में आपको पता है कि पहले उसके दाने आते हैं, ठीक है, उसकी सफाई जब होती है तो वो एक वैल्यू एडिशन होगी, उसमें से वो दाने हटा देना जो कि किसी काम के नहीं होते, वो एक और वैल्यू एडिशन हो गई। फिर उसके बाद उसको पीसना, ठीक है, उसको आटे की फॉर्म में लाना, वो एक और वैल्यू एडिशन हो गई। फिर उसकी पैकेजिंग जो है ये एक और वैल्यू एडिशन होगी। तो ये वैल्यू एडिशन के स्टेप्स है, तो हर स्टेप को अगर आप अलग से उसके लेबर के अगेंस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली कहा गया है कि आप किसी एक फैक्टर को जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला यही रहेगा, ठीक है, लेकिन आप जो है वो मतलब इसको अगर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, तो अगर आपने ये सोचा है कि जी मैंने आर्ली कैलकुलेट करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि महीने का कोई एक आर ले लें कि जी मैंने देखना है कि 12 से 1 जो है मेरी लेबर की प्रोडक्टिविटी जो है क्या रहती है। तो 2-3 दिन या पूरे महीने के आप 12 से 1 का टाइम ले लेंगे, और उसमें अपने लेबर का जो ओवरऑल या कॉस्ट आ रही है या पर आवर वो कितनी प्रोडक्शन कर रहा है, और उसके अगेंस्ट जो कॉस्ट आ रही है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं आउटपुट के अगेंस्ट। तो इसको डिफरेंट तरीक़ों से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बाकी भी जो है मशीन के भी इसी तरीके से डिफरेंट तरीक़ों से निकल सकते हैं। ऑब्वियसली प्रोडक्शन के लिए आप मशीन्स भी यूज़ करते हैं, तो मशीन भी पर आवर ओवरऑल क्या प्रोडक्टिविटी दे रही है, पर शिफ्ट क्या दे रही है, ठीक है, पर डे क्या दे रही है, इवन वीकली होगी, फोर्टनाइटली होगी, मंथली। तो ये सारी आप डिफरेंट तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन कैपिटल जो पैसा आप लगा रहे हैं उसको भी आप डिफरेंट तरीक़ों से आप कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। सिमिलरली एनर्जी को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस टॉपिक में ये डिस्कशन थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। इसमें हम वो वजूहात देख रहे होंगे जो कि असरअंदाज हो रहे होंगे आपकी कारकर्दगी पर। कारकर्दगी किस चीज़ की? आपके पास दो मैंने बात की थी सेक्टर्स हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग है और एक सर्विसेज डिलीवरी की है। मैन्युफैक्चरिंग में फ़र्ज़ करें आपकी फैक्ट्री जो है वो गाड़ियाँ प्रोड्यूस करती है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे इफेक्ट हो सकती है कि पहले वो 10 गाड़ियाँ एक दिन के अंदर प्रोड्यूस करती थी, अब वो 6-7 प्रोड्यूस कर रही है। तो कोई ना कोई फैक्टर उसको इफेक्ट करके उसकी प्रोडक्टिविटी को कम कर रहे हैं। या इवन पहले 10 करती थी, अब 14 कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि जिसकी वजह से अब ज़्यादा हो गई है। तो सिमिलरली सर्विसेज इंडस्ट्री में भी अगर पहले बैंकिंग सेक्टर में आप एक दिन के अंदर 100 कस्टमर्स को हैंडल करते थे, अब आप जो है वो 70 को कर पा रहे हैं। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उन फैक्टर्स को जो है हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो जो असरअंदाज हो सकते हैं आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे। तो पहले हमारे पास है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पैसे। पैसे आपके पास जितने ज़्यादा होंगे उतनी आप जो है वो बेहतर तरीके से मैनेजमेंट कर पाएंगे प्रोडक्शन की भी, और ओवरऑल सर्विसेज इंडस्ट्री की भी। नई मशीनें खरीद कर ले पाएंगे, जल्दी से जल्द रिपेयरिंग कर पाएंगे, ऑटोमेशंस कर पाएंगे। पैसे नहीं होंगे तो आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो इफ़ेक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि वो काम जो कि जल्दी से हो सकते हैं पैसों के ज़रिए वो फिर आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वालिटी। क्वालिटी की अगर चीज़ें आप या सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाएंगे तो आपको कस्टमर जो है वो चीज़ें वापस नहीं कर रहे होंगे। अगर तो चीज़ क्वालिटी की नहीं बन रही तो शायद आपके पास रिपेयरिंग के लिए या रीवर्क के लिए आ रही है, और वो टाइम जो कि आपका एक रिसोर्स नई प्रोडक्शन या प्रोडक्ट्स को बनाने में लगा सकता है, वो फिर उसकी रिपेयरिंग में लगा रहा होगा, तो उसका वक्त ज़ाया हो रहा होगा जो कि आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल
इस्तेमाल कर सकते हैं किसी नई प्रोडक्ट को बनाने में। तो भी ये फैक्टर भी इफेक्ट कर सकता है अगर आप क्वालिटी की सर्विसेज नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। आपकी मैनेजमेंट अगर अच्छी नहीं है तो भी बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैनेजमेंट का काम है कि वो स्केजुलिंग करे कि किस बंदे को किस टाइम पे क्या करना है, फिर प्लानिंग करनी है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करनी है डिपार्टमेंट के साथ, ओवरऑल तमाम कंट्रोल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, मैनेजमेंट करनी है। तो वो अगर वो सही तरीके से नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो सकती है। देन देर इज़ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में ये है कि जितनी आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी उतनी बेहतर तरीके से सर्विसेज या प्रोडक्ट्स या प्रोड्यूस हो पाएंगे। अदरवाइज़ जो है वो, अगर आप मैनुअली काम कराएंगे या मज़दूरों को लगा के काम कराएंगे तो उससे आपकी प्रोडक्शन जो है वो इफेक्ट हो सकती है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब आप कह लें कि यूनिफॉर्मिटी। इसकी एग्जांपल मैं लेता हूँ, सर्विस इंडस्ट्री में फ़र्ज़ करें एक कस्टमर नई सिम खरीदना चाह रहा है और वो कॉल सेंटर कॉल करता है किसी टेलीकॉम इंडस्ट्री की, और उसको कहा जाता है कि आप इन 3 चीज़ों को जो है आपने लेके जाना है सर्विस सेंटर, वहाँ से सिम आप बासानी खरीद पाएंगे। और जब वो सर्विस सेंटर जाता है वो कस्टमर, तो वहाँ पर कहा जाता है कि सर आपको तो 3 नहीं 4 चीज़ें लानी चाहिए थी। तो अब इनका प्रोसेस आपस में, कॉल सेंटर का और सर्विस सेंटर का आपस में स्टैंडर्डाइज नहीं है, ठीक है। तो अगर ये स्टैंडर्डाइज्ड होता तो इसका मतलब ये होता कि 4 ही चीज़ें जो उस कस्टमर को लेके जाना थी सर्विस सेंटर वेरिफिकेशन के लिए, वो चारों की चारों कॉल सेंटर पर उसको बताई जाती। तो एक प्रोसेस का या किसी भी एक्टिविटी का स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है कि वो आपस में सिंक हैं, एक जैसे हैं, ठीक है, एक ही जैसा काम हो रहा है। तो ये भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका ओवरऑल जो है प्रोडक्शन जो है इफेक्ट होती है। फिर इंटरनेट सर्विस इंडस्ट्री में बड़ा मैटर करता है, आपके पास जो है रियल टाइम एक्सेस हो अगर इंटरनेट की, या इंटरनेट ओवरऑल बाकी फैसिलिटीज़ के लिए भी यूज़ होता है, तो अगर वो होगा आपके पास तो आप आसानी से जो है वो कस्टमर्स की सर्विसेज में हेल्प कर पाएंगे या ओवरऑल प्रोडक्शन में भी। कंप्यूटर का अगर वायरस आ जाता है तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी इफ़ेक्ट हो सकती है, ठीक है। आपका एक एप्लीकेशन है जो कि ओवरऑल कंप्यूटर की एक सॉफ्टवेयर के थ्रू रन होता है, और उसमें कोई वायरस आ जाए तो उसको रिस्टोर करने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा फिर आपको, और आपकी प्रोडक्टिविटी इफ़ेक्ट हो सकती है। कोई ऐसी आइटम्स जो कि प्रोडक्शन में या सर्विसेज में यूज़ होती हैं वो आपको मिल ही नहीं रही, ठीक है, और आप उसको ढूंढने लग जाते हैं, तो उससे भी प्रोडक्टिविटी इफ़ेक्ट हो सकती है। स्क्रैप रेट्स ये है कि आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके साथ साथ जिसको हम इन सिंपल टर्म्स ना कबाड़ कहते हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसकी फिर मैनेजमेंट और उसका वेस्ट जो है वो भी प्रोडक्शन को इफेक्ट कर सकता है आपकी, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है उससे बेहतर ये था कि आप उसमें सही तरीके से कोई और प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसी स्क्रैप से जो कि उससे क्रिएट हो रहा है। फिर न्यू वर्कर्स, आपके पास नए वर्कर्स आ गए, एम्प्लॉयज़ आ गए, उनको ऑब्वियसली टाइम लगता है ट्रेन होने में, एक स्किल्स सीखने में, तो उससे भी प्रोडक्टिविटी इफ़ेक्ट हो सकती है। फिर ओवरऑल अगर आप सेफ्टी मेजर्स नहीं ले रहे हैं, किसी को चोट लग रही है, तो ऑब्वियसली उससे भी फिर प्रोडक्टिविटी इफ़ेक्ट हो सकती है उसकी। ओवरऑल जो है शायद वो हॉस्पिटल जा रहा हो कल को, और फिर उसका वो टाइम जो कि प्रोडक्शन में या सर्विसेज डिलीवरी में लगाना था उसने वो इफ़ेक्ट हो सकता है उससे, ओवरऑल प्रोडक्शन आपकी। फिर ट्रेन रिसोर्सेज अगर आपके पास नहीं है, एक रिसोर्स स्किल्ड ही नहीं है कि वो उस काम को कर पाए जिस काम के लिए उसको हायर किया गया है, या वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा है या स्लो कर पा रहा है, तो उससे भी प्रोडक्टिविटी इफ़ेक्ट हो सकती है। ले ऑफ्स, कोई काम अगर सही नहीं कर पा रहे, फिर एचआर मजबूर होती है कि उनको टर्मिनेट करें या ले ऑफ करें, तो उसकी जगह फिर नया बंदा हायर करना पड़ता है, तो इससे प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो सकती है। लेबर टर्नओवर, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको नए मौके मिल रहे होते हैं, या वो जिस कंपनी में भी काम कर रहे होते हैं वहाँ पर इतनी मोटिवेशन नहीं होती कि वो वहीं पर काम करें, और बार बार लोग नए हायर होते हैं और जल्दी जल्दी वो जा रहे हैं, या तो मैनेजमेंट के साथ उनके मसले मसाइल आ रहे हैं, उनको तनख्वाह सही नहीं मिल रही, या कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी उनका वो एम्प्लॉयज़ का आना जाना लगा रहता है, तो टर्नओवर अगर ज़्यादा हो तो वो भी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है। फिर डिज़ाइन ऑफ द वर्क स्पेस, ये बड़ा मैटर करता है। फ़र्ज़ करें एक प्रोडक्ट ने बनना है और आपकी फैक्ट्री की डिज़ाइन ही ऐसा हुआ है कि एक मटेरियल को उठाते हुए दूसरी जगह ले जाते हुए इतना टाइम लग जाता है, चीज़ जगहें या रूम्स करीब नहीं हैं, या एक दूसरे से दूर हैं, या जो प्रोडक्ट बन रही है उसके आगे इतनी बड़ी दीवार बना ली है कि उसको वहाँ से उठाते हुए मसला आता है, तो भी उससे प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो सकती है। इंसेंटिव प्लान्स ये है कि, या रिवॉर्ड, कि आपके साथ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको ऑब्वियसली उनकी मोटिवेशन के लिए या उनकी सर्विसेज को रिकग्नाइज करने के लिए आपको उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स देना होते हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ कैश हो सकता है या शाबाशी हो सकती है, ठीक है, तो उससे आपका ओवरऑल मोटिवेशन बढ़ती है आपकी एम्प्लॉयज़ की। तो अगर वो भी नहीं हो रही तो उससे भी जो है ना वो प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है, लोग खुश नहीं रहते और वो फिर उस तरीके से काम नहीं करते जिस तरीके से उनको करना चाहिए। तो ये ओवरऑल फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को। नेक्स्ट देखते हैं।
लास्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बॉटलनेक। बॉटलनेक से मुराद बॉटल का ये एरिया होता है जहाँ पर से फ़र्ज़ करें अगर किसी चीज़ ने गुजरना है तो वो उतनी तादाद में नहीं गुजर पाता जो जो उसकी ओवरऑल तादाद होती है यहाँ पर। तो प्रोडक्शन में अगर इसकी एग्जांपल दूँ मैं मैन्युफैक्चरिंग साइड से, तो फ़र्ज़ करें एक गाड़ी ने बनना है और उसने कोई 5 स्टेप से गुजरना है, ठीक है, और उसमें ऐसा होता है कि एक इस स्टेप पे कोई मसला आ जाता है, कोई मशीनरी जो है वो काम करना छोड़ देती है, तो ये वाले स्टेप्स चलते रहते हैं और यहाँ पर जो है वो अच्छा खासा इनके पास काम जो है वो जमा होता रहता है, ठीक है। अब ये रॉ मटेरियल हो सकते हैं या कोई भी आप कह लें आइटम्स हो सकते हैं जो कि जमा होते रहते हैं। तो जब ये ठीक होगा तो इसके पास अच्छा खासा एक बॉटल नेक क्रिएट हो रहा होगा, तो वो जो फ्लो है वो ओवरऑल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस चीज़ को जो है यहाँ पर बॉटलनेक की मिसाल दी गई है। तो इसको जो है वो जल्द से जल्द रिजॉल्व करने के लिए फिर टीम्स कोशिश करती हैं कि वो हो, ताकि ये ज़्यादा आइटम्स या ओवरऑल टास्क यहाँ पे क्रिएट ना हो और एक स्मूथ ऑपरेशन जो है ना वो चलते रहें। तो ये जी ओवरऑल हमारा लेक्चर था। इसके अगेंस्ट कोशिश की है कि आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।